नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग उत्तर प्रदेश जीके के लिए एक संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके सीरीज चला रहे हैं, जिसका आज तीसरा दिन है। इस सीरीज के तहत हम लोग प्रत्येक दिन 50+ MCQ पे चर्चा करते हैं, साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। ये जीके सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, विशेषकर अभी उत्तर प्रदेश के जो रीजनल एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे अभी हाल ही में यूपी पीटी का फॉर्म भरवाया गया है, उसका एग्ज़ाम होगा, साथ ही यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, आरओ का एग्ज़ाम होगा, यूपी एसआई का एग्ज़ाम होगा और कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, यूपी जीआईसी एंड यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। इत्यादि एग्ज़ामों में ये उत्तर प्रदेश का जीके सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बने रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर आज का पहला है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ए ऑप्शन में पंचमहल, बी ऑप्शन में दीवाने खास, सी ऑप्शन में जोधाबाई महल, डी ऑप्शन में बुलंद दरवाज़ा। तो यहाँ पर पहले का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन पंचमहल। ये ऑप्शन सही जवाब है। अकबर द्वारा बनाई गई इमारत पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, जो फतेहपुर सीकरी के किले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी का जो किला है वहाँ पर स्थित है। पंचमहल 176 खम्भों पर खड़ा एक इमारत है। यह महल पिरामिड के आकार का दिखाई पड़ता है, जो हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। पंचमहल से मरियम उज जमानी सूर्य को अर्घ्य देती थी तथा अकबर की मुस्लिम बेगमें ईद का चांद इसी महल से देखा करती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? ए ऑप्शन में बोध गया, बी ऑप्शन में राजगृह, सी ऑप्शन में कुशीनगर और डी ऑप्शन में सारनाथ। तो यहाँ पर दूसरे का सही जवाब है डी ऑप्शन सारनाथ में बनवाया था। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। इनकी राजधानी वाराणसी यानी काशी हुआ करती थी। गढ़वाल वंश को राठौर वंश भी कहा जाता है। चंद्रदेव ने 1080 से 1100 ईस्वी तक शासन किया तथा गढ़वाल नरेशों को काशी नरेश भी कहा जाने लगा। इस वंश के विद्वान एवं सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र थे। गोविंद चंद्र हुआ करते थे इस वंश के विद्वान और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। इनके मंत्री लक्ष्मीधर संस्कृत के प्रसिद्ध पंडित थे। साथ ही लक्ष्मीधर ने संस्कृत में कृत्यकल्पतरु की रचना की और गोविंद चंद्र ने पूर्वी मालवा यानी दर्शान को भी जीता था। इन्होंने चंदेलों और कलचुरियों को भी पराजित किया था। साथ ही गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी थी। इसने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? सारनाथ में। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद्र हुआ। इसने 1170 से 1194 तक शासन किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? ए ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन में समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय, डी ऑप्शन में कुमारगुप्त। तो यहाँ पर तीसरे का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित एक लेख है। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। इसमें उन राज्यों का वर्णन किया गया है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए या फिर उसके अधीन हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, महोदया किसका पुराना नाम है? ए ऑप्शन में इलाहाबाद, बी ऑप्शन में खजुराहो, सी ऑप्शन में कन्नौज, डी ऑप्शन में पटना। तो यहाँ पर चौथे का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, कन्नौज को महोदया कहा जाता था पहले के समय में। कान्यकुब्ज यानी कन्नौज अभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज नामक ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। साथ ही सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कान्यकुब्ज अपने चरम स्थिति पर पहुंच गया था। साथ ही वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस नगर का नामकरण कुश नाम की कुब्जा कन्याओं के नाम पर हुआ था। साथ ही पुराणों में कहा गया है कि पुरुरवा के कनिष्ठ पुत्र अमावसु ने कान्यकुब्ज राज्य की स्थापना की। साथ ही कुशनाभ इन्हीं वंश का वंशज था। कान्यकुब्ज का पहला नाम महोदया बताया जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। जेजाग भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो 5वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, बुंदेलखंड को ही जेजाग भुक्ति कहा जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। जेजाग भुक्ति यमुना और नर्मदा नदियों के बीच स्थित है। इसे अब बुंदेलखंड कहा जाता है। इस पर चंदेल राजाओं का शासन था। अब यह आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। इसके मुख्य नगर की बात करें तो महोबा है, कालिंजर है तथा खजुराहो है, जहां बहुत से सुंदर मंदिर और जलाशय वर्तमान में स्थित है। इन जलाशयों को पहाड़ियों के बीच के मार्ग को बांधों से अवरुद्ध करके निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। टोपरा और मेरठ से 2 स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो यहाँ पर 6 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। बी ऑप्शन सही जवाब है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली फिरोज शाह लेकर आया था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में टोपरा नामक गांव में अशोक का एक अभिलेख था, जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया था। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिस पर अशोक के 7 स्तंभलेख उत्कीर्ण किए गए हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। यह अशोक का अंतिम अभिलेख था। इसके अलावा मेरठ के एक अभिलेख को भी फिरोज शाह दिल्ली लाया था। इस अभिलेख की खोज सर्वप्रथम 1750 में टिपैंथलर ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो यहाँ पर 7वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, अकबर के विरुद्ध जो है फतवा जारी किया गया था। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के नीति से रुष्ट होकर जौनपुर के मुल्ला यजदी ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। इसके अनुसार अब अकबर मुसलमान नहीं रहा था, इसलिए जौनपुर के मुल्ला यजदी ने अकबर के विरुद्ध जो है फतवा जारी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो 8वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों की स्थापना की थी। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर प्रमुख थे। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। जहांगीरी महल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ पर 9वें का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, जहांगीरी महल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। आगरा किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। आगरा किले में यह सबसे बड़ा आवासीय भवन है। सबसे बड़ा आवासीय भवन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था और इसका कारण दे रखा है। यह दरवाज़ा अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो बताइए 10वें का सही जवाब क्या होगा? क्योंकि इसका कारण जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बुलंद दरवाजे का निर्माण नहीं करवाया था। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। ए सही है परंतु आर गलत है। बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किमी दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण 1602 में अकबर ने करवाया था। अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में बनवाए गए इस प्रवेश द्वार के पूर्वी तोरण पर फारसी में अभिलेख अंकित किया गया है, जो 1601 में दक्कन पर अकबर की विजय के अभिलेख हैं। तो यहाँ पर गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था, ना कि जहांगीर के जन्म की खुशी में। इसलिए कारण गलत हो जाएगा और सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है? तो यहाँ पर 11वें का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, ताजमहल में मिलता है। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है ताजमहल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने। कानपुर में किसने किया था? अजीमुल्लाह खां ने। फैजाबाद में किसने? मौलवी अहमद शाह ने। इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर 13वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, कविंद्राचार्य ने जो है बनारस के लोगों का नेतृत्व किया था, जो बनारस के पंडित थे उनका नेतृत्व किया था। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए कविंद्राचार्य ने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया। साथ ही बनारस के संत कविंद्राचार्य के नेतृत्व में बनारस के पंडितों के कहने से शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। साथ ही अकबर ने 1563 ईस्वी में बनारस और इलाहाबाद जो आपका प्रयाग है वहां पर तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, जिसे पुनः शाहजहां ने लगाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, जोनाथन डंकन ने की थी वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो 15 का सही जवाब है ए ऑप्शन, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को 1937 से 1950 के बीच में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था, जिसको बाद में यूनाइटेड प्रोविंस की संज्ञा दी गई। ब्रिटिश शासनकाल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया? तो 16 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, 1858 में। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग दिल्ली प्रभाग को छोड़कर इलाहाबाद चले गए और उन्होंने उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। इस प्रकार सत्ता की सीट आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित की गई। यही दौर था जब उच्च न्यायालय आगरा से 1868 ईस्वी में इलाहाबाद को स्थानांतरित हुआ था। सन 1856 में अवध को मुख्य आयुक्त के अधीन रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तब अवध में कितने जिले हुआ करते थे? तो 17 का सही जवाब है यहाँ पे 12, बी ऑप्शन सही जवाब है। 1856 में अवध का अधिग्रहण अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति का तार्किक परिणाम था। इसमें कुशासन के आरोप के आधार पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया गया तथा अवध को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। उस समय अवध में कुल 12 जिले हुआ करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। आगरा व अवध को कब संयुक्त प्रांत बना दिया गया? आगरा व अवध को कब संयुक्त प्रांत बनाया गया? तो यहाँ पर 18 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 1877 में। सी ऑप्शन सही जवाब है। 1856 में अवध को मुख्य आयुक्त के अधीन रखा गया था। साथ ही जिलों को बाद में उत्तरी पश्चिमी प्रांत में मिला दिया गया और 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के रूप में जाना जाने लगा। वहीं 1902 में पूरे प्रांत को आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाने लगा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य के कितने भूभाग हुआ करते थे? तो यहाँ पर 19 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 3 भूभाग हुआ करते थे। कौन कौन से? पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश का नाम कब दोबारा यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया? तो 20 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 1937 को किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया था? तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, कन्नौज जिला जो था उत्तर भारत का प्रमुख नगर हुआ करता था हर्षवर्धन के काल में। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जेजाग भुक्ति का कौन सा राजा 1203 में ऐबक से पराजित हो गया था? तो 22 का यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, परमादिदेव जो राजा थे बुंदेलखंड के, वे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से 1203 ईस्वी में पराजित हो गए थे। बात करते हैं परमादिदेव, जिनका शासन 1165 से 1203 तक रहा। सल्तनत कालीन भारत में कालिंजर तथा महोबा के शासक हुआ करते थे परमादिदेव। इन्हें राजा परमार भी कहा जाता है। सन 1202 या 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया, किंतु इससे झिझौती के चंदेल राजा की समाप्ति न हुई। परमादिदेव के पुत्र त्रिलोक वर्मा ने कालिंजर वापस ले लिया और 16वीं शताब्दी तक वह चंदेलों के हाथ ही में रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया था? तो 23 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी ने रख दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बहलोल लोदी ने कब जौनपुर पर अधिकार कर लिया था? तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन, 1484 में बहलोल लोदी ने जौनपुर में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 1484 से 1525 ईस्वी तक लोदी वंश का जौनपुर की गद्दी पर आधिपत्य रहा। वहीं 1526 ईस्वी में दिल्ली पर बाबर ने आक्रमण कर दिया और पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को परास्त कर मार डाला। जौनपुर पर विजय पाने के लिए बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को भेजा, जिसने जौनपुर के शासक को परास्त कर दिया। वहीं 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई और 18 वर्ष की अवस्था में उसका पुत्र जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गद्दी पर बैठा। और 1567 ईस्वी में जब कुली खां ने विद्रोह कर दिया तो अकबर ने स्वयं चढ़ाई की और युद्ध में अली कुली खां मारा गया। अकबर जौनपुर आया और यहाँ काफ़ी दिनों तक निवास किया। तत्पश्चात सरदार मुनीम खां को शासक बनाकर वापस चला गया। अकबर के ही शासनकाल में यहाँ पर बना शाही पुल का निर्माण करवाया गया था। जो जौनपुर में शाही पुल का निर्माण करवाया गया था वो जो है अकबर द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गया था? तो यहाँ पर 25 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 1780 में बनारस में ब्रिटिश प्रशासन लागू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, आगरा प्रेसिडेंसी को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया? तो 26 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, किसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था? तो 27 का सही जवाब है सी ऑप्शन, साजद अली खान ने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। इलाहाबाद किले की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने की थी। इस किले की नींव सन 1583 में डाली गई थी। साथ ही इसके निर्माण में कुल लागत 6,17,20,214 रुपये आई थी। सन 1773 में अंग्रेज इस किले में आए थे और सन 1775 में बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला के हाथ 50 लाख रुपए में इसको बेच दिया। वहीं सन 1798 में नवाब साजद अली और अंग्रेज़ों के मध्य एक संधि हुई, जिसके बाद इलाहाबाद का किला फिर अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। आज़ादी के बाद भारत सरकार का किले पर अधिकार हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 28 का सही जवाब है सी ऑप्शन, सर सैयद अहमद खान ने की थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस समय न केवल देश बल्कि विश्व में एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है, जिसकी नींव मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में देश के महान शिक्षा क्रांतिकारी तथा समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने 1875 में रखी थी। वहीं 1920 में अलीगढ़ कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जिसे अभी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किसने कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया था? 29 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, शिव प्रसाद ने कांग्रेस द्वारा किया गया इलाहाबाद अधिवेशन का उसने विरोध किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी इलाहाबाद में 28-29 दिसंबर 1888 को हुआ था। सर सैयद अहमद और वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन का विरोध किया था। एक तो सर सैयद अहमद खान ने और वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन का विरोध किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो 30 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, सर सैयद अहमद खान ने इसका संपादन किया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो 31 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 1909 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, आगरा में संपन्न हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 1907 के बाद तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए? तो यहाँ पर 33 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। किसे हिंदू मुस्लिम एकता का मजबूत राजदूत कहा जाने लगा? तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाने लगा। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजिनी नायडू ने कहा था। वहीं भारतीय राजनीति में जिन्ना का उदय 1916 में कांग्रेस के एक नेता के रूप में हुई, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 35 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मुरादाबाद में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई? तो 36 का सही जवाब है बी ऑप्शन, लखनऊ विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन भारत पहुंचा। साइमन कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे सहित जहां जहां भी पहुंचा, उसे ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने उसे काले झंडे भी दिखाए। पूरे देश में साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ के नारे गूंजने लगे। लखनऊ में हुए लाठीचार्ज में पंडित जवाहरलाल नेहरू घायल हो गए और गोविंद बल्लभ पंत अपंग भी हो गए। वहीं 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन का विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। साथ ही पुलिस ने लाला लाजपत राय की छाती पर निर्ममता से लाठियां भी बरसाई। वह बुरी तरीके से घायल हो गए। अंततः इस कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु भी हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र क्या था? तो यहाँ पर 37 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, लखनऊ था इसका केंद्र। किसानों के इन संघर्षों व आंदोलनों के ही एक अंग के रूप में नवंबर 1921 में लखनऊ के मलिहाबाद से एका आंदोलन की शुरुआत की गई, जो शीघ्र ही सीतापुर, हरदोई, बहराइच व बाराबंकी आदि क्षेत्रों में फैल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 38 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कानपुर में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की स्थापना अंग्रेजी शासनकाल में 1920 में ताशकंज में एम.एन. रॉय, अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और कुछ अन्य नेताओं के सहयोग से हुई थी। साथ ही भाकपा का पहला अधिवेशन 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुआ था। पार्टी की वेबसाइट के मुताबिक इसकी स्थापना का वर्ष भी दिसंबर 1925 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? 39 का सही जवाब है डी ऑप्शन, मदारी पासी कर रहे थे। डी ऑप्शन सही जवाब है। किसानों के इन संघर्षों व आंदोलनों के ही एक अंग के रूप में नवंबर 1921 में लखनऊ के मलिहाबाद से एका आंदोलन की शुरुआत हुई, जो शीघ्र ही सीतापुर, हरदोई, बहराइच व बाराबंकी आदि क्षेत्रों में फैल गया। यह आंदोलन मुख्यतः अनाज के रूप में लगान न देकर निश्चित धनराशि के रूप में देने तथा उससे अधिक न देने के प्रश्नों को लेकर संगठित किया गया। साथ ही गांव में एका समितियां बनाकर आंदोलन संगठित किया गया, जिसमें मदारी पासी व ख्वाजा अहमद इसके प्रमुख नेता हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव पक्ष का वकील कौन था? तो यहाँ पर 40 का सही जवाब है बी ऑप्शन, चंद्रभानु गुप्त थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। किसने भारत में प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया? तो 41 का सही जवाब है सी ऑप्शन, संपूर्णानंद ने दिया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। द्वितीय गोलमेज के समय नेहरू जी ने कहां से करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया? तो यहाँ पर 42 का सही जवाब है बी ऑप्शन, इलाहाबाद से करबंदी आंदोलन की शुरुआत की जवाहरलाल नेहरू ने। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 43 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 1936 में किया गया। अप्रैल 1935 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष एन.जी. रंगा एवं अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की, जहां स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष हुए तथा प्रोफेसर एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें कांग्रेस को मिली थीं? तो 44 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 133 सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी। डी ऑप्शन सही जवाब है। यूपी विधायिका में 52 निर्वाचित और 6 या 8 मनोनीत सदस्यों की विधान परिषद और 228 निर्वाचित सदस्यों में से एक विधानसभा शामिल है। कुछ विशेष मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों से, कुछ सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से और कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से। साथ ही कांग्रेस ने 133 सीटों के साथ संयुक्त प्रांत में स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए आरक्षित 64 में से केवल 27 सीटें ही जीती थीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री कौन बनाया गया? तो यहाँ पर 45 का सही जवाब है ए ऑप्शन, गोविंद बल्लभ पंत बनाए गए संयुक्त प्रांत के जो है प्रधानमंत्री। उस समय मुख्यमंत्री नहीं हुआ करता था, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। 17 जुलाई 1937 से लेकर 2 नवंबर 1939 तक वे ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत अथवा यूपी के पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दोबारा उन्हें यही दायित्व फिर से सौंपा गया और वे 1 अप्रैल 1946 से 15 अगस्त 1947 तक संयुक्त प्रांत यूपी के मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। बलिया में समानांतर अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई? तो 46 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 16 अगस्त 1942 को इसकी स्थापना की गई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। मद्य निषेध लागू करने के लिए संयुक्त प्रांत के किस जिले को चुना गया था?
तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है, मैनपुरी जिले को चुना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 48 का सही जवाब है ए ऑप्शन, बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन सही जवाब है। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित बांसखेड़ा नामक स्थान में मिला है। इस लेख में हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है और यह लेख ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 49 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 1956 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और आज के संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। कनक भवन किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ पर 50 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, अयोध्या जिले में स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। हनुमानगढ़ी के निकट स्थित कनक भवन अयोध्या का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर सीता और राम की सोने के मुकुट पहनी प्रतिमाओं के लिए लोकप्रिय है। इसी कारण बहुत बार इस मंदिर को सोने का घर भी कहा जाता है। यह मंदिर टीकमगढ़ की रानी ने 1891 में बनवाया था। इस मंदिर के श्री विग्रह यानी श्री सीताराम जी भारत के सुंदरतम स्वरूप कहे जा रहे हैं। यहाँ नित्य दर्शन के अलावा सभी समैया उत्सव या भव्यता के सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। इसके साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके सीरीज का तीसरे नंबर का सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।